हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 पर चर्चा करेंगे। और ये जो हमारा अमेंडमेंट है, इसको पूरे विस्तार के साथ हम इस अमेंडमेंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इस अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया था और जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद पारित होने वाला ये पहला अमेंडमेंट था, और जो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। और इस संशोधन ने जो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 से जो भी अमेंडमेंट किए गए थे, उसको उन सभी को इसने परिवर्तित कर दिया था, यानी उन सभी में इसने चेंजेस कर दिए थे। तो जो भी चीज़ें 42वें संवैधानिक संशोधन से बदली की गई थी, उनमें जो भी चेंजेस किए गए थे उसको चेंज किया 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने। अब हम जानेंगे कि इस अधिनियम ने क्या क्या संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस में इसने बदलाव किए। सबसे पहले देखते हैं विधानमंडल में इसने क्या क्या बदलाव किए। तो इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 317 में संशोधन करके लोकसभा राज्यसभा की अवधि को, जिसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 6 साल कर दिया था, उसे इसने फिर से घटा के 5 साल कर दिया। यानी जब 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था तो उसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि, जो अब भी 5 साल ही है, उसने बढ़ा के 6 साल कर दिया था। बट इस संशोधन ने फिर से उसे घटा के 6 साल से 5 साल कर दिया। तो एक तो अमेंडमेंट ये था। इसके अलावा जो आपके 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, उसने जो अनुच्छेद 371 था, उसके बाद एक नया आर्टिकल इसमें ए करके ऐड किया गया, यानी 371 ए करके इसमें ऐड किया, जिसके अनुसार संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन को संविधान का संरक्षण दिया गया। देखिए, बेसिकली अगर हम देखें तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि संसद के सदस्य सदन में बोल सकते हैं, तो और कार्यवाही भी जो भी होती है उसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। संसद में जो भी कार्यवाही होगी उसका ना तो प्रकाशन किया जाएगा, और जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, है ना, उनको जो भी बोलने की पूरी स्वतंत्रता होगी। उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। लेकिन जो आर्टिकल 371 ए है, जो ऐड किया गया था 44वें संशोधन से, वो ये चीज़ क्लियर कर देता है कि अगर आप संसद की कार्यवाहियों का प्रकाशन करते हैं, उसको संविधान का संरक्षण दिया जाएगा। उस व्यक्ति पर कोई सिविल या दंडिक कार्यवाही नहीं चलेगी अगर वो संसद की कार्यवाहियों का प्रकाशन करता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त ये भी है कि वो रिपोर्ट जो है, जो कार्यवाही प्रकाशित की जाती है, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ कोई सिविल या दंडिक न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो जो उसने पब्लिश किया है, जो उसने प्रकाशन किया है, वो दुर्भावना से किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था ये 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का, क्योंकि एक तरीके से जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उसका एक तरीके से ये अपवाद पेश करता है। इसके बाद आता है कार्यपालिका से जुड़े हुए कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए। तो अब देखिए, ये सब चीज़ें तो हो गई विधानमंडल से संबंधित। अब जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, उनका जो इलेक्शन होता है, तो वहाँ निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद का क्वेश्चन उठता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनको अधिकारिता दी गई कि वो 42वें संशोधन अधिनियम ने इस प्रश्न पर कोर्ट की अधिकारिता को खत्म कर दिया गया था। यानी अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसको तय किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जबकि जब 42वां संशोधन हुआ था तो उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। उसके द्वारा ये कहा गया उस संशोधन से कि अब न्यायालय को इस मामले में कोई अधिकारिता नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चेंजेस किए गए। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए मामलों में क्या बदलाव किए गए। तो 44वें संशोधन ने देखिए इन आर्टिकल्स में चेंज किए। ये जितने भी हम आर्टिकल देख रहे हैं, 132, 133, 134, ये तीनों ही आर्टिकल हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही रिलेट करते हैं। तो इनको संशोधित किया गया और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील को ख़त्म करने का प्रयास किया गया कि अब हाई कोर्ट के मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। इस आर्टिकल में किसी भी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील तभी होती है, ये जो हम तीनों आर्टिकल देख रहे हैं, इनमें अपील सुप्रीम कोर्ट में तभी होती है जब हाई कोर्ट इस बात का प्रमाण पत्र दे देता है कि जो मामला है वो अपील के योग्य है ना, मामले में अपील होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, प्रमाण पत्र चाहिए।
अब 44वें संशोधन अधिनियम ने एक और नया आर्टिकल ऐड कर दिया 134A। ये हाईकोर्ट को शक्ति देता है कि जो तीनों आर्टिकल्स हैं, ये 132, 133, 134, इनमें अगर कोई अपील हमें सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो हाई कोर्ट जो सर्टिफिकेट देगा, जो प्रमाण पत्र देगा, वो या तो अपने आप देगा, या जो पक्षकार है, जो व्यथित पक्षकार है हाई कोर्ट के जजमेंट से, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाह रहा है, वो अगर हाई कोर्ट में आके आवेदन करे हाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए, तो अपने निर्णय के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वो प्रमाण पत्र देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये नया आर्टिकल जो है इस चीज़ को जोड़ने के लिए ऐड किया गया था। इसके बाद आता है आपात संबंधी उपबंध यानी इमरजेंसी के प्रोविजंस में इस अमेंडमेंट ने क्या किया। तो देखिए सबसे पहला जो आता है कि जब देखिए महत्वपूर्ण संशोधन है ये, है ना, बहुत सारे चेंजेस किए गए इमरजेंसी के प्रोविज़न में, ताकि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी और उससे जो घटित घटनाएं हैं उनको भविष्य में फिर ना दोहराया जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 352 की। इसमें क्या हुआ कि आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर, मतलब इसकी जगह पर, पहले क्या होता था कि अगर 352 में जो नेशनल इमरजेंसी लगती थी वहाँ पे 3 आधार पे लगती है, युद्ध हुआ हो, बाह्य आक्रमण किसी ने किया हो, किसी देश ने हम पे बाहरी अटैक कर दिया हो, या सशस्त्र विद्रोह हुआ है ना, मिलिट्री का कोई मतलब हथियारों सहित कोई ऐसा हंगामा या कोई और ऐसा विद्रोह हो गया हो, तो उसके आधार पर लगती है। बट पहले वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह वर्ड नहीं था, वहाँ पे था आंतरिक अशांति, और इसी के आधार पर 1975 में जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। अब 44वें संशोधन से इस वर्ड को हटाकर यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह वर्ड जो था वो ऐड किया गया था। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि सशस्त्र विद्रोह जो वर्ड है वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड की गई। दूसरी चीज़ यह है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल को लिखित में सूचना दे दी जाए। तो क्योंकि 1975 की इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो कैबिनेट की मंजूरी के बिना लगाई गई थी, मंत्रिमंडल से परमिशन नहीं ली गई थी, तो सबसे पहला जो बदलाव इससे किया गया 44वें अमेंडमेंट से वही किया गया कि नहीं, अगर प्रेसिडेंट कोई भी इमरजेंसी लगाते हैं 352 के तहत, तो यहाँ पे क्या होता है कि मंत्रिमंडल को सूचना देनी होगी। साधारण शब्दों में मंत्रिमंडल की सलाह पर ही केवल आपात की घोषणा जो है वो की जा सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने ऐसा ही किया था, उन्होंने क्या किया था कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली थी मंत्रिमंडल की। अब इसका जो थर्ड अमेंडमेंट है वो ये है कि आपात उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर उसका अनुमोदित होना ज़रूरी है। अब ये अवधि 3 महीने थी पहले, अब उसको 1 महीने कर दिया। अनुमोदन का संकल्प हर सदन के सदस्यों के बहुमत से, या जितने उस समय वहाँ पर उपस्थित हों या वोट डालने वाले मेंबर्स हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये चीज़ भी इसी अमेंडमेंट से की गई। इसी तरह से लोकसभा क्या कर सकती है, अपने साधारण बहुमत से जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उस नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए भी एक संकल्प पारित कर सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी को लोकसभा का सब प्रस्ताव अगर पास हो गया तो उससे भी हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी। इसके बाद 356 में क्या बदलाव किए गए, अब जान लेते हैं अनुच्छेद 356 में क्या बदलाव किए गए, जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने से ज़्यादा के लिए कोई भी संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि देखिए ऐसे संकल्प पारित करते समय आपातकाल कहीं पर पहले से ही ना लगा हो, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इस बात का प्रमाण पत्र ना दे दे कि आम चुनाव कराने में कठिनाइयाँ हो रही हैं और उसके कारण आपात को लागू रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 356 में ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था इस 44वें संशोधन से, कि अगर हमें 6 महीने से ज़्यादा और प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है ना, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है, तो ये 2 स्थितियां पहले होनी चाहिए, तब लगेगा प्रेसिडेंट रूल। इसके बाद जो आर्टिकल 359 था उसमें ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो था वो यही किया गया कि भाग 3 में जब पहले क्या होता था कि सारे के सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम के बाद 20-21 को छोड़कर अब मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, यानी 20 को और 21 को छोड़ दिया जाएगा। इसमें 21 में तो हम जानते ही हैं राइट टू लाइफ दिया गया है, जीने का अधिकार दिया गया है, और जो आर्टिकल 20 है वो हमें बंदीकरण और निरोध से संरक्षण देता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर निरोध में नहीं रखा जाएगा, तो उस तरीके से उसमें प्रोटेक्शन दिए गए हैं। अब संपत्ति का अधिकार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव जो इस संशोधन से किया गया वो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड किया गया, क्योंकि पहले ये मूल अधिकार था, फिर इसको समाप्त कर दिया गया और सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अभी ये। और भाग 12 में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 300A, जिसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल कर लिया गया।
अब पहले ये आर्टिकल 31 में शामिल किया गया था, पहले आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी और एक फंडामेंटल राइट था, और नए आर्टिकल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्राधिकार के उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ चुनाव संबंधी बदलाव भी इस संशोधन से किए गए। क्या बदलाव किए गए? इस संशोधन से जो आर्टिकल 329A था उसको ख़त्म कर दिया गया। पहले एक नया आर्टिकल था इसमें जो पहले ऐड किया गया था, इस अमेंडमेंट से उसको ख़त्म कर दिया गया और जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। और जो प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के विषय को कोर्ट की अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के विषय को न्यायालय की अधिकारिता को ख़त्म कर दिया गया कि अगर उनके निर्वाचन से संबंधित कोई विषय कोर्ट में जाता है तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि 44वें संशोधन अधिनियम से कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस तरह से 42वां संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से 44वां संशोधन अधिनियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।